हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीवीएस। आज हम लोग हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आज उस पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने क्या और कब और कैसे कहाँ क्या उस पर चर्चा किया था। जो चैप्टर 1 था इतिहास सब्जेक्ट का, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरंभिक मानव क्या था, कैसे थे, क्या और क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या रीजंस थे उसके। चलिए देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक संग्राहक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और वहीं मछलियाँ जैसे कि और चिड़िया हो गए, पशु पक्षी हो गए, फल हो गया, मूल हो गया, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आकेटक आकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये ऐसा क्यों करते थे? ये इसलिए करते थे, इन्हें भोजन प्राप्त होता था, उसका संग्रह, आकेटक संग्रह मतलब शिकार कर लेते थे जानवर, कई तरीके के जानवर मिलते थे, उससे इनका पेट पालन होता था, भोजन मिलता था। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों एवं फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरी जगह जो मानव था, आरंभिक मानव यानी कि 20,000 साल पहले पुराना जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसी कारण से जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण ये भी है कि जो पेड़ों और पौधों के जो फल होते थे, जो अलग अलग तरीके के मौसम के आधार पर जो मौसमी फल होते थे, वो भी उन्हें प्राप्त हो जाते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार, जैसे मान लीजिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम के तरीके से फल आते हैं मार्केट में, तो उसी तरीके से जो आदिवासी लोग यानी कि प्राचीन इतिहास काल में जो लोग थे, वो इसी तरीके से मौसम के आधार पे फल ढूंढने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं था। और झील हो गई, झरने हो गए, नदियाँ हो गई, और यदि नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के कारण मिल जाता था, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम की पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। चलिए, जो आरंभिक मानव था उसकी जानकारी कैसे मिलती है ये अब जानेंगे। कि जो आरंभिक मानव था, 20,000 साल पहले जो मानव था, उसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो कौन देता है, किस तरीके से देता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में भी आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी ये देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो जिनका निर्माण और उपयोग आगेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों एवं हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। और इनका ये जो एक एक यहाँ पे आप लोग बता दें, जानकारी और दे दें अतिरिक्त, जो पत्थरों के हथियार बनाते थे वो नुकीले हुआ करते थे, मतलब नुकीले हुआ करते थे। इनका प्रयोग वो शिकार करने में, फलों को काटने में और कई अन्य तरीकों से भी प्रयोग करते थे। इनसे कुछ औजारों का उपयोग फल फल हो गया, हड्डियों और मांस को काटने में तथा पेड़ों की छाल को निकालने में, जानवरों की खाल को निकालने में, तथा कुछ साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे भाले से भाले बनाने में और उनको काटने में, जैसे कि मांस काटने हो गया, बाण जैसे कि बाण हो गया, ताकि जो शिकार आखेटक किया जा सके उसके लिए ये पत्थर के हथियार बनाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था, और वही लकड़ियों से झोपड़ियाँ और औजार के लिए भी निर्माण किया जाता था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें दिखाया गया है किस तरीके से। ये देखिए, ये औजार पत्थर का है और ये मानव है, ये मानव का हाथ है, ये निकाल रहा है, इससे निकाल रहा है ज़मीन से निकाले। जो जो मतलब फल कोई भी मान लीजिए खोदने वाली चीज़ हुई, उसको निकालने के लिए ये लोग
पत्थर के हथियार यूज करते थे। चलिए देखते हैं, पत्थर के औजारों का उपयोग इसमें बाएं तरफ दिखाया गया है। इंसान के खाने योग्य जो ये है ये भी दर्शाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। जो यानी कि जो पुराने लोग थे, यानी कि प्राचीन इतिहास के जो लोग थे, वो जो मतलब रहते थे, किस तरीके से रहते थे, कहाँ पे निवास करते थे, इस पे चर्चा करते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आकेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि किसकी बात हो रही है, ये हो रही है रेड ट्रायंगल की। जिनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र यानी कि ये आप लोग देख पाएंगे, इस मानचित्र में दिखाया गया है कि इसी तरीके से जो ये रेड लाइट है, जैसे ये रेड एरिया दिख रहा है, ये इस तरीके से ये आप लोग देख पा रहे हैं। वही इसी यही त्रिकोण की बात की गई है, ये त्रिकोण इसी में दिखाए गए हैं। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए ये सब दिखाया गया है मैप के थ्रू आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बस जाए। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जो प्राचीन काल के लोग थे वो हमेशा ऐसी जगह की खोज किया करते थे कि मतलब कहाँ पे पत्थर अच्छा है, जिससे कि उनको औजार बनाने में, हथियार बनाने में आसानी हो। ये आप लोगों को शैल चित्रकला इनके इसके माध्यम से दिखाया गया इस टाइप के। ये देखिए दिखाया गया है कि जो ये पीछे है ये मानव है और ये आगे हिरण दिखाया गया। ये एक तरीके से इसमें दर्शाया गया है। ये जो पत्थरों पे शैल चित्र मिलते थे, अभिलेख मिलते थे, इसमें ये दिख रहा है इस चित्र में कि जो हिरण है इसका शिकार मानव कर रहा है। ये एक शैल चित्र है, यानी कि पत्थर पे शैल चित्र ये निगलेक्ट किया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए दिखाया गया है, ये क्या है, ये भीमबेटका की गुफाएं दिखाई गई हैं। ये आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और जिन लोगों के पास ऑफलाइन एनसीईआरटी हो, अगर यदि नहीं है तो आप लोगों को बहुत से जल्द हम पूरा एनसीईआरटी का नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जो पूरा स्थल थे, यानी कि पुराने जो स्थल थे उन पर चर्चा करते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिए गए। ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर पाए जाते थे। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आग की खोज किस तरीके से हुई, आग की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ये आप लोग पीछे बैग में मानचित्र दिखाया गया है, जो चित्र यानी कि जो मैप दिखाया गया है उसमें आप लोग एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये मैप जो दिखाया गया है ये देखिए पेज नंबर यानी कि 12 में, यानी 12 नंबर पेज में एनसीईआरटी में। चलिए देखते हैं मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा आप लोग ढूंढेंगे और आपको ये नोट्स करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, कहाँ पे, किस जगह पे, कुरनूल गुफा। अब एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से, जो यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो राख के अवशेष हैं वो किस जगह से मिले हैं, किस मतलब गुफा से, गुफा भी पूछ सकता है किस गुफा से मिले हैं। तो वो है जो राख के ढेर के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं कुरनूल गुफा से। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, बताइए आप लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग कई ज़रूरतें हैं, जैसे रोशनी के लिए यानी कि प्रकाश के लिए, खाना पकाने के लिए, कई भी अन्य तरीकों के लिए भी यूज करते हैं। चलिए नाम और तिथियों पे चर्चा कर लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उस पर देखते हैं। जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। किसको, यानी कि आरंभिक जो काल था उसे पुरातत्वविद जो हैं वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी कि पूरा यानी कि पुरानी यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, पत्थर का जो मीन होता है वो होता है पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त यानी कि पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख यानी कि 20 लाख साल पहले से लगभग
12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? वो पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य एवं जो तीसरा है वो है यानी कि उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना गया है। पहले तक माना जाता था इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां एवं लकड़ियां एवं मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण के जो युग के जो लोग थे वो औजार भी इसी तरह दौरान की प्रयोग करते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नवपाषाण का जो मीन होता है मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में ऐसे ही अनेक नाम मिलेंगे। यानी कि जैसे नवपाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, इस तरीके से आपको नाम मैंने अभी इसमें चर्चा किए हैं। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। अब देखते हैं जो इनकी इन फ्यूचर यानी कि क्या जो जलवायु है वो किस तरीके की हो सकती है, और जो प्राचीन काल के समय जो जलवायु हुआ करती थी उस समय की जो जलवायु थी वो किस तरीके की थी, किस तरीके से लोग क्या करते थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब इन लोगों में जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, क्योंकि इनके खाने की व्यवस्थाएं ये लोग जंगल से करते थे, जैसे झरना हो गया, नदी तालाबों से करते थे। इसी तरीके से इनका मछली भी भोजन के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, अब चर्चा करते हैं। जो कृषि थी यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, और प्राचीन काल में किस तरीके की खेती होती थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उस उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर चर्चा करते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं हो गया, जौ हो गया और धान हो गया जैसे यही अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी कौन कौन से, अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो मतलब प्राचीन काल में कौन सी फसल नहीं उगाई गई थी, इसके कौन से साक्ष्य नहीं मिले थे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के एग्जाम में या किसी अन्य भी कंपटीशन परीक्षा में या फिर स्टेट पीसीएस में। आगे देखते हैं। शायद महिलाओं एवं पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कैसे कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए और कृषि के बारे में लगभग जानकारी एकत्रित कर ली थी। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया, और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन सा जानवर था? वह था कुत्ता, यानी कि कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ पालना, बकरी पालना, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर में पालने लगे। नज़दीक आने पर उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे इस तरह से पशुपालक बन गए होंगे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जो घरेलूकरण, यानी कि घरेलूकरण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, प्राचीन काल में किस तरीके से घरेलूकरण था, और जो वर्तमान का घरेलूकरण है वो आप लोग देखते होंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। धीरे धीरे सदियों डेवलपमेंट हो गया है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर
अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह से यही भी इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों का जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है, ये बड़े अनाज दिखाए गए हैं। साथ ही जिनकी मजबूत टंडलें अनाज के पके दानों का भार जो था वो संभाला जा सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी कि जो नुकसानदेह नहीं थे, यानी कि नुकसान ना करें, ऐसे जो प्रजनन वाले जानवर थे उनको चुना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाए गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये दिखाए गए हैं, इन दांतों को आप लोग देख सकते हैं, ये जानवरों के दांत दिखाए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन के करते हैं तो वो कि इस प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब देख लेते हैं जो एक नवीन जीवन शैली, जो इसको वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं। इसका अनाज का देख लेते हैं, इसका अनाज किस तरीके से प्रयोग हुआ, किस तरीके से देखिए बीज के रूप में भी हुआ, खाद्य के रूप में भी प्रयोग हुआ, उपहार के रूप में भी हुआ, भंडारण के रूप में भी हुआ। चलिए जो एक नई जीवन शैली है उसको देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, यानी कुछ दिन का ही समय लगता है। आप लोग देखते भी होंगे, जो जिनके पापा किसान होंगे वो लोग देखते होंगे, जो फैमिली बैकग्राउंड किसान से जुड़ा होगा उन लोगों को अच्छे से ये चीज़ पता होगी। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण के बारे में भी बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इससे क्या हुआ, उसमें कुछ लोगों ने अपने उस जो बोझ बीज थे उसको सुरक्षित रखने के लिए ये गड्ढे खोदे। क्या लगता है आप लोगों को कि शिकारी या भोजन करने से बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, ये आप माइंड डेवलप करने के लिए आप लोग ये चलाएंगे ना तो माइंड आपका बहुत ही शार्प होगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर एवं चलते फिरते खाद्य भंडार देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। चलिए आओ अब देखते हैं आरंभिक जो कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता कैसे करें, क्या कैसा था जो प्राचीन काल का इतिहास था, जो उसमें कृषि होती थी वो किस तरीके से थी और कौन से पशु पाले जाते थे, उनको देखते हैं। अब इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के, इसकी बात हो रही है मानचित्र की। जो 13 नंबर पे यानी कि 13 नंबर पेज था उस पर मानचित्र दिखाया गया है। उसमें आप देखिएगा एक बार गौरी अच्छी नज़र से, पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई करते हैं। उसमें मिले पौधों और
पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते थे। अब देखते हैं जो स्थायी जीवन है, परमानेंट जो लाइफ स्टाइल है, उस पर चर्चा करते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम हो गया। बुर्ज होम आप उसमें मैप में देखेंगे 13 नंबर पेज पे, जो एनसीईआरटी आपके है उसमें 13 नंबर पेज पे देखिएगा। बुर्ज होम वर्तमान कहाँ पे है? कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए नवपाषाण युग का माना गया है कि इनमें औजार भी हैं। धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे और कुछ औजार लकड़ियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए पत्थर के औजार हैं। एक बड़ा औजार है, फिर उससे छोटा औजार, फिर उस तरीके से उससे थोड़ा बड़ा, फिर ये दूसरे नंबर का मीडियम का जो औजार है, ये भी इसमें दिखाया गया है। चलिए देखते। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, ये देखिए दिखाया गया, ये मिट्टी का घड़ा है, बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ भी आए होंगे? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे या अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिवर्तन आए होंगे? ऐसी बात कहीं नहीं है कि एक ही तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती का और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब देखते हैं, जो एक जगह थी मेहरगढ़, मैप में देखिएगा, मेहरगढ़ जगह एक है, जो इसमें यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण किया किसने किया? पुरातत्वविदों ने। उसमें यह दिखाया गया, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी कौन सा? बेलन दर्रा, यानी कि ये बोलन जो है, इसको बेलन भी कहते हैं। बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़। वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ का जो उद्गम है, गेहूँ उगाया गया, वो कौन सी जगह थी? 4 ऑप्शन दे देता है यूपीएससी, या स्टेटमेंट तरीके से क्वेश्चन रख देता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके भविष्य के यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि चौकोर जो घर हुआ करते थे, उनके अवशेष किस जगह से मिले? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं, घरों के अवशेष भी मिले थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। भंडारण का मतलब यानी कि यानी कि अनाज उगाते थे, उनके भंडार के लिए भी इसके साक्ष्य भी पाए गए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी
उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, इसके इस चित्र के माध्यम से इसके ये साक्ष्य दिखाए गए हैं। ये पुरातत्वविदों ने इसका जो रिसर्च किया है, ये जो कब्र ये देखी गई है, ये कहाँ देखी गई? ये देखी गई है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र ये दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से इतना ही था। ये पूरा मैंने आज का ये चैप्टर नंबर 2 पूरा करवा दिया है। यदि आप लोग चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल जाएगा इस वीडियो का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।